नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने जातियों का सर्वे कराया था, जिसकी रिपोर्ट पटना में जारी की गई है और नई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा 36% आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग की है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आबादी 27%, एससी की आबादी 19% और यादव 14% है। मसलन बिहार की कुल 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 10.07 करोड़ हिंदू और मुस्लिम की आबादी 2.31 करोड़ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% और अनारक्षित आबादी 15.5%। राजपूत की आबादी 3% से ज्यादा है और नए आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब एससी की आबादी 19% है। बिहार में जातिगत आंकड़े तब जारी किए गए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। इसके बाद राज्य में जातिगत सर्वे का रास्ता साफ हो गया है और अगस्त महीने में सर्वे का काम पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार जातियों के आंकड़े पर जोर दिए हुए थे। सीएम नीतीश ने कहा था कि जातियों का सर्वेक्षण सभी के लिए फायदेमंद होगा और वंचितों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के विकास को सक्षम करेगा। आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शुरू से इसकी मांग कर रहे थे और आज ऐतिहासिक दिन है में ये जारी हुआ है और इस काम में बीजेपी ने बहुत अड़चने डालने की कोशिश की है। हमारी मांग को प्रधानमंत्री ने नकारा है और लोकसभा में नकारा है, राज्यसभा में भी नकारा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इन आंकड़ों से हर वर्ग की आर्थिक स्थिति का भी पता चला है और अब आर्थिक न्याय का दौर है और सरकार की यह कोशिश होगी कि आंकड़ों के आधार पर विशेष योजना बनाकर लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। तो वहीं बिहार में जातिगत जनगणना की बात हो रही है। ये मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया था और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल दावा करते हैं कि बीते 33 साल में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जिन जातियों के आगे नहीं बढ़ा सके हैं, उनके लिए हम काम करेंगे और बिहार में जातिगत जनगणना के लिए राज्य में बीजेपी के ही वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रुपए जारी किए थे और हर जगह हम साथ थे। तो ये भाजपा के नेता का कहना है। साथ ही यहाँ पर जब से जातिगत जनगणना के जो रिजल्ट सामने आए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर राजनीति करने की तैयारी चल रही है। साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है कि आखिर जातिगत जनगणना की अचानक जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि इनका कहना है कि इनकी मांग बहुत पहले से है, इनकी मांग को हर जगह से नकारा जा रहा था, लेकिन अब जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं और इस पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी स्नेहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सूरज जी, यहाँ पर बिहार में जातिगत जनगणना के जो भी आंकड़े सामने आए हैं, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वास्तव में राजनीति में जातिगत जनगणना की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, बिहार में जातिगत जनगणना की जरूरत पड़ती है, ये जो बात है केवल बिहार के संदर्भ में नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजनीति में जाति का उल्लेख या राजनीति में जाति के समीकरणों का जो सियासी समीकरण रहे हैं जी, वो बिहार से शुरू जरूर हुए और बिहार के बाद ये पूरे देश में समीकरण बनने लगे कि वहाँ जातिगत राजनीति होने लगी, जातिगत समीकरण साधने की कवायद की जाने लगी। जितने राजनीतिक दल हैं जी, वो सभी अपने जातिगत समीकरणों को साध करके अपनी राजनीति चमकाने की कवायद में लग गए। जी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो हमें देखनी पड़ेगी कि बिहार में पहले भी जातिगत जनगणना को लेकर बात उठी है और यहाँ एक सवाल सबसे बड़ा ये है जी कि इस पूरे घटनाक्रम को 33 साल लग गए, 33 इयर्स लगे हैं इन सब चीजों को। हाँ। लेकिन यहाँ कहते हैं ना कि हर चीज का एक तीसरा पहलू भी होता है। बिल्कुल। और यहाँ यदि जैसा कि आपने बताया भी है कि बिहार में जो जातिगत सर्वे आया है
कि उसमें 63% ओबीसी हैं। बिल्कुल, हाँ। ये जो 63% आबादी ओबीसी की है, अब क्योंकि जिन राज्यों में 54% ओबीसी आबादी है, जी। वहां 57% आरक्षण की बात की जा रही है। क्योंकि जातिगत गणना जी। केवल जातिगत गणना तक सीमित होकर नहीं रह जाएगी। हमें यह देखना होगा कि इसमें पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। बिल्कुल। और इसके क्या परिणाम हमारे पास हमारे सामने आएंगे। क्योंकि ये आज जातिगत गणना हो गई बिहार में, जी। कल दूसरे राज्यों में इसकी मांग उठेगी, हालांकि अभी भी उठ रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह चुके हैं, राहुल गांधी कह चुके हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो हम जातिगत गणना कराएंगे। तो ये जो जातिगत गणना का, हालांकि देखिए एक बात बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत गणना पर रोक लगाने की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि यह केंद्र का काम है। जी। जी। लेकिन फिर किसी और अनुच्छेद का हवाला दिया गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी जाति गणना कराने के लिए। जी। लेकिन इन सबके पीछे अब क्या होगा कि वहां ये पता चल गया कि कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, कितने प्रतिशत SC ST हैं। जी। जैसे बिहार में जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर 63% जो है आबादी वहां पर ओबीसी की है। 21% लोग SC ST के हैं, 15% सामान्य हैं और 14% यादव हैं, जिसमें राजपूत और ब्राह्मण 4% हैं। यहाँ अब ये क्या होगा कि जैसा कि हम देखते भी हैं चुनावों, चाहे राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इसमें हम देखते भी हैं कि इन सब समीकरणों को साधने के लिए जी उन लोकसभा क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा उस जाति के मतदाता हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां किस जाति के मतदाता ज्यादा हैं, जी वहां पर उस जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है। बिल्कुल। हालांकि बिहार पहला राज्य बन गया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार का जातीय सर्वे देश के लिए नजीर होगा। जी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि अब वो आगे क्या करेंगे। लेकिन इसके बाद में अब आरक्षण पर बहस छिड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा हुआ है कि 50% से ज्यादा आरक्षण संवैधानिक नहीं है। जी। तो अब यदि आबादी 50% से ज्यादा है किसी वर्ग विशेष की, तो वह वर्ग अपने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने की बात कहेगा। जी। फिर क्योंकि जातिगत जनगणना जो है वो सीधा उसका तात्पर्य है, उसका सीधा संबंध आरक्षण से है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लड़ाई कहां तक जाएगी? आरक्षण तक जाएगी। और यदि 50% से ज्यादा आरक्षण की मांग उठती है, जी सारे आरक्षण मिला करके, तो यहाँ एक बात महत्वपूर्ण होगी कि फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जैसा कि मैंने कहा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या क्या सामने आ सकते हैं, हम उन संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। जी जी। कि वो संभावनाएं बहुत कुछ हो सकती हैं। लेकिन इन सब के साथ में केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जी अपने दल के प्रत्याशियों को जिताने के लिए, या सिर्फ इसलिए कि हम ऐसा कुछ देश में नया करने जा रहे हैं, अच्छा है। जी। लोगों को पता होना चाहिए कि किस राज्य में किस वर्ग के लोग ज्यादा हैं। जी बिल्कुल। किस वर्ग का प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन आज क्योंकि संविधान में एक बात याद दिलाना चाहूंगा इसमें कि जब ये व्यवस्था लागू की गई थी आरक्षण की, तो संविधान सभा के लोगों को आरक्षण के दूरगामी परिणाम की संभावना थी। जी हाँ। इसलिए उन्होंने इसका प्राक्कलन किया था कि इसके लिए एक निश्चित समय अवधि तय की गई थी। जी। कि आरक्षण केवल इस निश्चित अवधि के लिए होगा। जी। और उसके बाद में देश में आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज हो यह रहा है कि उस आरक्षण को और बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल हाँ। ये जो जातिगत गणना है, यह इसी आरक्षण रूपी किताब का कवर पेज है। बिल्कुल। और इस कवर पेज के अंदर जितने पृष्ठ होंगे, उन हर पृष्ठ पर एक नई इबारत लिखी होगी। उस हर पृष्ठ पर एक नई कहानी होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि हर जाति के लोगों की अपनी एक मांग होगी, अपने लिए उचित स्थान की बात होगी। जी ठीक है, ये सबका हक बनता है, ठीक है। कि यदि देश के संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, जी
तो ऐसी व्यवस्था लागू होना चाहिए जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, या जिन्हें जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हर देश के लिए जरूरी है, देश के हर नागरिक के लिए जरूरी, हर राष्ट्र के लिए जरूरी है। जी जी। लेकिन ये करने के लिए और इस करने के पीछे क्या सिर्फ यह उद्देश्य है कि पिछड़ों को आगे लाना है, दलितों को आगे लाना है, जो समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं है, या समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक समाज की हर योजना का, सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचे, ये उद्देश्य? अंत्योदय की जो बात की जाती है, तो वह अंत्योदय का मूल पाठ क्या है, उसकी मूल परिभाषा क्या है, यह समझना अनिवार्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यदि यह जान लिया जाता है कि केवल जातिगत गणना करा ली, अब जातिगत गणना कराने के बाद में इससे फायदा क्या होने वाला है, जी हाँ। यह अभी तक जनता को नहीं बताया है। बिल्कुल नहीं, यह अभी तक उल्लेख नहीं किया गया है। ना विधानसभा में इसको लेके कोई चर्चा हुई है कि हम जातिगत गणना करा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जी। आज 63% लोग जो हैं सामने आ गए हैं और कि वो ओबीसी हैं। जी हाँ। लेकिन यदि वो ओबीसी हैं तो उनके लिए क्या करेंगे आप? उनके उत्थान के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल। ऐसी कोई बात सामने आई क्या अभी तक? नहीं आई है। जो एससी एसटी वर्ग है उनके लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल। सामान्य वर्ग के लिए क्या प्रावधान रहेगा? जी। और जैसा कि मैंने सबसे मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, और ये आपने जो कहा ना कि ओबीसी इतने प्रतिशत निकल आए हैं सामने, तो यहाँ पर इनको नहीं बताया गया कि इनके लिए क्या क्या होगा। क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या जातिगत जनगणना के बाद ही यहाँ पर पता चल रहा है क्या कि ओबीसी के लोगों के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए करना है या फिर एसटी एससी के लिए कुछ करना है? पता है कि बैकवर्ड क्लास भी है, जनरल कैटेगरी भी है, बहुत सारी कैटेगरी है, तो सबके लिए काम तो करना है, तो क्या जनगणना इसमें जरूरी थी करना? नहीं, देखिए स्नेहा, ये एक राजनीतिक स्टंट था। और बिहार में इसलिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बात सामने आई है जी, कल जैसे ही ये जनगणना के जातिगत गणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए जी, उसके ठीक 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कहा कि इन लोगों ने देश को हमेशा जात पात के नाम पर बांटा है। जी हाँ। तो उन्होंने एक तरफ से कटाक्ष किया, लेकिन अब चूंकि बिहार में समीकरण अलग है तो उन्होंने ये भी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भी कहा गया कि हम भी पहले इसके पक्ष में रहे हैं, हम भी जातिगत गणना कराना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात, जैसा कि आपने कहा कि उसके पहले कुछ नहीं कराया, जनगणना अब गणना यदि हो गई, जातिगत गणना हो गई है, अब चीजें कराई जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, यदि संशोधन होते हैं, लगभग 156 संशोधन अब तक हो चुके हैं जी। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि जो जाति बिहार में पिछड़ा वर्ग में है, वही जाति देश के अन्य किसी और राज्य में किसी और वर्ग में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जाति राजस्थान में पिछड़ा वर्ग में आती है, संभावना है कि वह मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग में आती हो। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कहीं कोई जाति के लोग अपने आप को पिछड़ा वर्ग बता रहे हैं, कहीं वही सामान्य है। यह जो मतभेद है जी, इस मतभेद को दूर करने के लिए एक सार्वजनिक पहल की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि एक और बात उठी थी, आर्थिक आधार पर आरक्षण, जी हाँ, वह भी जरूरी है। और वह इसलिए जरूरी है जी, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं जी, वह किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई, इस दिशा में कोई बात नहीं की गई जी, जी, क्योंकि इसमें वर्ग विशेष के वोटों को साधने की राजनीति नहीं थी। लेकिन इसके विपरीत वर्ग विशेष के वोटों को साधने के लिए, वर्ग विशेष के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जी, यह जो जातिगत गणना का कार्ड खेला गया है। अब ये शनै शनै क्या होगा कि और राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश का तो मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया है, और राज्यों में भी अब इस तरह की मांगें उठने लगेंगी, बातें सामने आने लगेंगी। और जो राजनीतिक दल जी,
इस बात की घोषणा करेगा कि हमारी सरकार आने के बाद में हम जातिगत गणना कराएंगे। जी। तो वर्ग विशेष का आकर्षण, वर्ग विशेष का जो मतदाता है वो उस दल की ओर आकर्षित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह जो बातें सामने आ रही हैं कि क्षेत्रीयता के आधार पर, जाति के आधार पर अब वोट बैंक बंटने लगे। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि जातिगत गणना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद की तस्वीर क्या होगी? इस जातिगत गणना के मुख्य पृष्ठ वाली या मुख्य पृष्ठ वाली पुस्तक का अगला पृष्ठ कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें किस किन चीजों का उल्लेख है जो अभी पर्दे के पीछे है? और क्या वास्तव में यदि हम एक संविधान की बात करते हैं, हम एक नियम की बात करते हैं, एक विधान की बात करते हैं, एक निशान की बात करते हैं, तो यदि एक विधान हमारे यहाँ है तो यही विधान सामान्य रूप से लागू क्यों नहीं होता? जो जाति बिहार में अलग है, अलग वर्ग में है, वही जाति अन्य राज्य में दूसरे वर्ग में क्यों आती है? जो जाति राजस्थान में दूसरे वर्ग में है, वह मध्य प्रदेश में दूसरे वर्ग में क्यों आती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी समानता की भी आवश्यकता होगी। यदि हमें किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए काम करना है, हमें किसी वर्ग विशेष के उस कार्य के लिए कार्य करना है कि वो समाज में पिछले न रहें, तो वही जाति के लोग बिहार में अलग प्रतिशत से आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उसी जाति के लोगों को मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा या अन्य किसी राज्य में उस प्रतिशत में आरक्षण प्राप्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्ग विशेष के लिए काम किया जाना है, जाति विशेष के लिए काम किया जाना है, तो फिर यह असमानता भी तो दूर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। सूरज जी, यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आ रही है कि अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होने की कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही थी। अब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना का ये मास्टर स्ट्रोक अपना खेल चुके हैं नीतीश कुमार। अब क्या कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं या फिर ये अपने अब रास्ता बना चुके हैं और इसी पर चलने वाले हैं? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की जो अटकलें थी जी, उन अटकलों पर अभी विराम नहीं लगा है। और यह जो स्ट्रोक है जातिगत गणना वाला, यह न तो इसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं उनके लिए, क्योंकि यह जो है यह नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक जरूर है, बिल्कुल, लेकिन यह सिर्फ बिहार के लिए। और जैसे कि कयास लगाई भी गई थी कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। जी। और संभावना यह भी व्यक्त की गई थी कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में राज्य के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। समीकरण जो भी बने, इस जातिगत गणना के, इस जाति गणना का फायदा नीतीश कुमार को कुछ न कुछ तो पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अनुमान होता है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का आकलन कर लेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ राज्य में विधानसभा चुनाव होने के जो कोई फायदा है, जी, तो उसका सीधा सा अनुमान, उसका सीधा सा यह स्थिति जो बनेगी कि फिर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हो सकता है नीतीश कुमार के लिए खुल जाए। जी। और उसके पश्चात, क्योंकि कांग्रेस को इससे फायदा है, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो तमाम समीकरण बनेंगे, राजनीतिक समीकरण बनेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी कोई घटनाक्रम तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आ जाने के बाद फिर जो खाका तैयार किया जाएगा, जो तस्वीर में रंग भरे जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए, उस तस्वीर में कौन कौन से रंग किसके स्थान पर कहाँ फिट बैठते हैं और कौन सा रंग डालने से तस्वीर और ज्यादा निखर कर उभर कर सामने आएगी, जी। और भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी उस जमावट में लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका असर हमें सीधा देखने मिलेगा कि उसके बाद में क्या स्थिति बनती है। नीतीश कुमार का स्टंट लेते हैं और यदि उनकी मंशा है भी, तो भारतीय जनता पार्टी को उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कोई नुकसान है या फायदा है, ये सारे समीकरण देखे जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बिहार में जातिगत जनगणना की। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और राज्य सरकार ने जातियों का सर्वे कराया था।
जिसकी रिपोर्ट पटना में जारी की गई है और नई रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा 36% आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग की है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आबादी 27% है और एससी की आबादी 19% और यादव 14% है। तो ये कुल मिलाकर बिहार की जातिगत जनगणना का जो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने खेला है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि नीतीश कुमार को इससे क्या फायदा होने वाला है, क्या नीतीश कुमार को इससे फायदा होगा और क्या इस गठबंधन में जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसमें गठबंधन जो नीतीश कुमार जाहिर तौर पर गठबंधन तो करते ही हैं, तो क्या गठबंधन अगर नीतीश कुमार करते हैं तो उनको इस पर जातिगत जनगणना का कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलने वाला है। तभी नीतीश कुमार ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।